हेलो बच्चों, कक्षा 12 बायोलॉजी। ऐसी उम्मीद उन बच्चों से की जा रही है कि सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और घर पर रह कर के जिस प्रकार भी पढ़ाई संभव है उस पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि बायो में लेसन नंबर 1 जो जनन रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया गया था और उसमें रिप्रोडक्शन का पहला भाग कि अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई थी। अब है जनन का दूसरा प्रकार, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, थोड़ा सा मैं इस बात के लिए आपको क्लियर कर दूं कि जब आप इसे वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साथ साथ आपके सामने आपकी अपनी बुक भी होनी चाहिए, जिससे आप उस पॉइंट को क्लियर कर लें। बुक्स का पढ़ना बेहद ज़रूरी है, तभी आप वीडियो से कुछ समझ सकते हैं। तो 100% वीडियो पर ही डिपेंड ना रह जाएं, वीडियो के साथ साथ आप अपनी बुक्स को भी देखें। कोई पॉइंट उसमें क्लियर नहीं होता है तो उसको कमेंट्स करें। तो अब हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे इसमें जनक जो हैं दो प्रकार के होते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जनक होता है, उसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक होते हैं, पेरेंट्स दो होते हैं, विपरीत लक्षण वाले होते हैं, जिसको हम एक को नर को मेल कहते हैं और मादा को फीमेल कहते हैं। अर्थात वो मेल और फीमेल के रूप में होते हैं, जिनको हिंदी में नर और मादा कहा जाता है। विपरीत लक्षणों वाले जनक का होना लैंगिक जनन के लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये इसे क्लियर करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो जनक होते हैं वो दो होते हैं, जिसमें एक मेल होता है, एक नर होता है, एक मादा। नर को मेल और मादा को फीमेल कहा जाता है। दोनों से नर जो जनक है उससे शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा जो जनक है उससे अंडाणु का निर्माण होता है और शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज से जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये पहला नंबर आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में मेल और फीमेल जनक के रूप में होते हैं। दो जनक का होना अनिवार्य है, उससे ही संतानें पैदा होती हैं। दूसरा जो नंबर है, जिस प्रकार अलैंगिक जनन में संतति क्लोन के रूप में आती है, अर्थात क्लोन का मतलब होता है कि एकदम 100% अपने जनक जैसी ही संतान पैदा होती हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान है। किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माता पिता अर्थात जो जनक हैं, जो मेल फीमेल हैं, उनके लक्षण संतानों के अंदर, संतति के अंदर पहुँचते तो अवश्य हैं, किंतु 100% लक्षणों का नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पहुंचना नामुमकिन है। कुछ लक्षण मेल से, कुछ लक्षण फीमेल से, अर्थात नर के कुछ लक्षण, मादा के कुछ लक्षण संतानों के अंदर पहुंचते हैं। इस प्रकार जो है लैंगिक जनन के अंदर जो संतति पैदा होती है वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, न कि वो 100% उनसे मिलती जुलती हो, कुछ लक्षण लिए हुए होती है। तो इस प्रकार के जो जनन है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक बात का समझना बेहद ज़रूरी है कि जो लक्षण हैं वो किसके द्वारा पहुँचते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन के अंदर लक्षण जो पहुँचते हैं वो जीन्स के द्वारा पहुँचते हैं, जिसको हम डीएनए के रूप में स्टडी करते हैं। डीएनए के द्वारा जो पेरेंट्स के लक्षण हैं, जनक के लक्षण हैं, वो उनकी संतानों के अंदर पहुँच जाते हैं। तो डीएनए का ही विभाजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और डीएनए ही लक्षणों को जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय संतानों के अंदर पहुंचाते हैं।
ये जो मेल और फीमेल पेरेंट्स की हम चर्चा कर रहे थे, तो मेल से जो शुक्राणु बनते हैं या फीमेल से जो अंडाणु बनते हैं, इन दोनों से जाइगोट का निर्माण होता है। मेल से 23 गुणसूत्र पहुंचते हैं, फीमेल से 22 गुणसूत्र पहुंचते हैं। और ये एक गुणसूत्र जो मेल से ज़्यादा पहुंचता है, ये संतति के अंदर लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो जाइगोट बनता है, जो संतान की उत्पत्ति होती है, वो अपने जनक से मिलती जुलती होती है और उसमें सभी लक्षण जो हैं अपने पेरेंट्स से पहुंचते हैं। यहाँ से इससे आगे हम बढ़ सकते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर जो लैंगिक जनन का जो प्रोसीजर होता है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो आता है गैमेटोजेनेसिस। ये आप तभी समझ सकते हैं जब हम इस बुक्स को साथ साथ पढ़ते रहेंगे। और लैंगिक जनन से पहले चाहे किसी जीव का, जंतु का, पेड़ का, पौधे का, जीव का, सभी का जो है मैच्योर होना बेहद ज़रूरी है। और मैच्योर होने से पहले, चाहे वो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मैच्योर का मतलब होता है वयस्क होना ज़रूरी होता है। और वयस्क होने से पहले, मैच्योर होने से पहले हमें कुछ लक्षण जो हैं उनके अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। किशोर अवस्था जो होती है, अर्थात जो बालपन होता है, बचपना, उसमें वो लक्षण हमें दिखाई नहीं देते। किंतु जैसे जैसे किशोर अवस्था से जो बच्चे की प्रारंभिक अवस्था होती है, उसको किशोर अवस्था कहा जाता है, जब बच्चा छोटा होता है। किंतु धीरे धीरे जब एक एज बढ़ती है, तो वो धीरे धीरे वयस्क हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और कुछ लक्षण जो हैं उसके अंदर मैच्योरिटी के आने शुरू हो जाते हैं, वयस्क के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कुछ शरीर के अंदर परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जीव है, जंतु है, पेड़ पौधा है, वनस्पति है, कोई भी जीव हो। जीव का मतलब जीव, उसमें पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, उसमें जो है जीव जंतु भी आ सकते हैं। और हम लाखों प्रकार के जीव जंतु, लाखों प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं। तो सभी जब वो किशोर अवस्था में होते हैं, तो उस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। और धीरे धीरे उनकी एज बढ़ती जाती है, तो वे मैच्योर होते चले जाते हैं, जिसको हम वयस्क कहते हैं। मनुष्य की जो किशोर अवस्था है वो लगभग 17 साल तक होती है। जैसे ही वो 18 साल जो से पार होता है, एज जो 18 साल से आगे निकलती है, तो वो वयस्क की श्रेणी में आ जाता है, जिसको हम एडल्ट कहते हैं, वयस्क कहते हैं। उसमें कुछ लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें किशोर अवस्था में लक्षण दिखाई नहीं देते, किंतु वे वयस्क के अंदर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम शरीर पर बाल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम उस जीव को या मनुष्य को वयस्क मान लेते हैं। तो इस तरीके के लक्षण जो हैं हमें उसमें जीव के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार के कुछ लक्षण फीमेल जो हैं, ये तो मेल के लक्षण मैंने बताए, ऐसे ही फीमेल के अंदर भी कुछ लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लैंगिक जनन को पूरा करने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली क्रिया है गैमेटोजेनेसिस। क्या है? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि अगर मेल और फीमेल, जैसे मेल से शुक्राणु निकलते हैं और फीमेल से अंडाणु निकलते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, नर जनन अंग, उनको वर्सन कहते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको अंडाणु कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। वर्सन से शुक्राणु निकलते हैं और अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, और ये जो है निकल करके युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के निर्माण के बाद जो अगला प्रोसीजर है, इस क्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जब मेल और फीमेल से निकलने वाले शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। दूसरी इसमें क्रिया आती है युग्मक स्थानांतरण, अर्थात गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र, बदलना। गैमेट कैसे अपना स्थान बदलते हैं? तो जैसा कि आपको अभी बताया गया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है उनसे शुक्राणु निकलता है, और मादा से, फीमेल से अंडाणु निकलता है, और इन दोनों का
आपस में मिलन होता है, जिसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। शरीर से जो बाहर का निषेचन कुछ जीवों के अंदर होते हैं, जो शरीर से बाहर इनका निषेचन की क्रिया होती है। ये सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स नहीं पाया जाता, अर्थात युग्मक का जो स्थानांतरण होता है सभी जीवों के अंदर नहीं होता, ये बाह्य निषेचन होता है। और इस प्रकार की क्रिया से ये शरीर से बाहर निकल करके और जाइगोट बनाते हैं। जिस तरीके से हमारे कुछ पक्षी हैं, कुछ सरीसृप वर्ग के हैं, रेंगने वाले, जो दीवारों पर, ज़मीन पर रेंगने वाले जो जीव होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का निषेचन होता है। तीसरा जो इसमें स्टेप आता है, निषेचन क्रिया, फर्मेंटेशन। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जब जाइगोट बनता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन क्रिया कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल से निकलने वाला पदार्थ, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के रूप में जो पदार्थ निकलते हैं, उनके मिलने से जो जाइगोट बनता है, युग्मक जो बनता है, उस क्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं। फोर्थ और लास्ट जो नंबर है, एम्ब्रियोजेनेसिस, अर्थात उस जाइगोट के बनने से, युग्मक के बनने से एम्ब्रियो तक बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणित भाव कहा जाता है, जिसमें मेल और फीमेल से पहले जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, छोटे बच्चे का निर्माण होता है। भ्रूण, एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और यही भ्रूण आगे चल करके एक निश्चित अवधि के बाद जीव में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणित उद्भव कहते हैं। एक बार आप और समझ सकते हैं, लैंगिक जनन के दो लक्षण आपको विशेष तौर से याद रखने होते हैं कि इसमें जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें मेल और फीमेल जनक होते हैं, अर्थात दो जनक का होना अनिवार्य है, जिसमें एक जनक को मेल और दूसरे जनक को फीमेल कहा जाता है। इसमें जो नंबर 2, इसमें जो संतानें जो पैदा होती हैं वो अपने पेरेंट्स से, अपने जनक से मिलती जुलती होती हैं। दो चीज़ों का याद रखना, इसमें कुछ पॉइंट आते हैं। नंबर 1, गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट का बनना, युग्मक का बनना, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जिनको वर्सन कहा जाता है, उससे शुक्राणु बनते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे जो हैं अंडाणु बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। दूसरा जो आता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्रिया। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। नंबर 3, भ्रूणोद्भिद अर्थात एम्ब्रियोजेनेसिस। इस क्रिया के अंतर्गत जो जाइगोट है, जो निषेचन के दौरान बना है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा बना है, इससे जो है एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है और ये एम्ब्रियो एक निश्चित अवधि के बाद जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार निषेचन क्रिया के द्वारा जो संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट्स से, जनक से मिलती जुलती होती हैं, न कि 100% मिलती जुलती, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा है। लैंगिक जनन में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर जीव को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक एकलिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। दूसरा बाइसेक्सुअल अर्थात द्विलिंगी। एकलिंगी, इनके नाम से ही जैसा आप समझ सकते हैं, एकलिंगी के अंदर नर और मादा जीव का अलग अलग पाया जाना, ये एकलिंगी जीव उनको कहते हैं, जिसमें नर जीव अलग होते हैं, मादा जीव अलग होते हैं। अर्थात एक जीव के अंदर एक प्रकार के ही जनन तंत्र पाया जाता है, या तो वो एकलिंगी, या तो वो नर होगा या फिर वो मादा होगा। तो ऐसे सभी जीवों को हम यूनिसेक्सुअल और एकलिंगी जीव कहते हैं। नंबर 2, द्विलिंगी अर्थात जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही जीव के अंदर होते हैं। एक लिंगी में के एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि सभी जीव जंतु अधिकतर एकलिंगी होते हैं, सभी जीव जंतु अधिकतर एकलिंगी होते हैं, किंतु कुछ जीव द्विलिंगी भी होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही जीव में पाए जाते हैं। जैसे बहुत एक आसान सा एग्जाम्पल आपके सामने रहता है, केंचुआ, अर्थवॉर्म, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो अर्थवॉर्म जो है द्विलिंगी जंतु है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर और मादा जनन तंत्र एक ही जीव में होते हैं।
जोंक पानी में पाई जाती है। फीताकृमि ये एक तरीके परजीवी है, मनुष्य के आंत में पाया जाता है और ये भी एक प्रकार से द्विलिंगी जंतु है। और इस प्रकार जैसे केंचुआ, जोंक, नेरिस, फीताकृमि ये सभी जीव जो हैं द्विलिंगी जंतु होते हैं। और इस प्रकार के जीवों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो इसको भी हमें समझना बेहद ज़रूरी है कि किस प्रकार जो हैं एक लिंगी जो सभी जीव जंतु होते हैं अधिकतर उन्हें एक लिंगी ही होते हैं, जिसमें मेल या तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा। और जो द्विलिंगी जंतु हैं उनके अंदर जो है दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो इसलिए उनको हम बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी जंतु भी कहते हैं। तो ये लिंग के आधार पर ये जो हैं इनमें जो है डिफरेंस किया जा सकता है और इनके उदाहरण भी आपको बता दिए गए हैं कि इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो हमारे आसपास मिलते हैं। जैसे द्विलिंगी जंतुओं में केंचुआ, जोंक, नेरिस, फीताकृमि इत्यादि आते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं केंचुआ है, ये सभी द्विलिंगी जंतु हैं। उनके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव, केंचुए के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं, अंडाशय भी है, वर्सन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसी प्रकार कॉकरोच के अंदर हैं मेल और फीमेल, कॉकरोच के अंदर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, एक नर एक मादा, इस प्रकार से हैं। तो इसमें दोनों में तुलना की गई है कि अगर द्विलिंगी जंतु हैं तो वो किस प्रकार के उनमें जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और अगर एक लिंगी जंतु हैं नर या मादा उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से पेड़ पौधे के बारे में आपको बताया गया है, पेड़ पौधों में भी एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं, तो जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। नीचे जो पुष्प है ये पुष्प द्विलिंगी है, अर्थात केसर भी हैं और अंडक भी हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो द्विलिंगी पौधे होते हैं, और जो मेल और फीमेल अलग अलग हैं उनके अंदर जो हैं ये एक लिंगी होते हैं। तो इसमें अंतर आपस में किया जा सकता है। आगे हम इसमें ये बढ़ेंगे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या मेल के अंदर कितनी होती है और फीमेल के अंदर कितनी होती है, जोड़ों के रूप में होती है। तो हम जो है यहाँ चार्ट देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो चार्ट जो हमें दिखाया गया है कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े, किंतु फीमेल के अंदर 22 जोड़े होते हैं। घरेलू मक्खी के अंदर 12 गुणसूत्र होते हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या है, ये गुणसूत्रों की संख्या है, ये युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या है। तो इस तरीके से जो हैं अलग अलग हैं कि वैसे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और युग्मक गैमिट में ये कितने पहुंचते हैं। तो ये टोटल मनुष्य से लेकर के और प्याज तक, जिसमें कुछ जीव जंतु भी हैं, कुछ पेड़ पौधे भी हैं, इन सभी में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या बताई गई है। और दूसरी लिस्ट के अंदर, दूसरी जो तालिका है उसमें गैमिट के अंदर पहुंचने वाले गुणसूत्रों की संख्या बताई गई है। हमें मनुष्य पर ध्यान देना है कि मनुष्य के अंदर जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो अलैंगिक और लैंगिक जनन है, इसमें अब आप ये भी समझेंगे कि पेड़ पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन है, पेड़ पौधों के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर लैंगिक जनन, पेड़ पौधों के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो ये इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले युग्मक का स्थान, पहले तो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है जिसमें गैमेट बनते हैं, फिर युग्मक स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और भ्रूणोत्भेद होता है। एक बार मैं दोबारा फिर समझा दूं, जो ये आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो जानकारी आपको हो ही गई है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि गैमेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से शुक्राणु निकलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अंडाणु निकलते हैं, और दोनों आपस में दोनों जो हैं मेल और फीमेल से अलग अलग निकलते हैं। एक को शुक्राणु कहते हैं, एक को अंडाणु कहते हैं। युग्मक का स्थानांतरण जीव जंतु पेड़ पौधों के अंदर होता है। इसमें कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो बाह्य निषेचन करते हैं, जिसमें गैमिट युग्मक का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ
गैमिट्स होता है। जैसे सरीसृप वर्ग के जंतु हैं जो रेंग करके चलने वाले जीव जंतु हैं, ये जमीन पर जो रेंगते हैं, इनमें बाह्य निषेचन होता है, चाहे वो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल करके गैमिट का जो है ट्रांसफ़र करते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन का आता है। इसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसको हम हिंदी में द्विगुणित युग्मनज कहा जाता है। ये द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, और भ्रूण में परिवर्तित होने के बाद कुछ निश्चित समय के बाद ये जीव के अंदर परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज जो है जीव के अंदर परिवर्तित हो जाता है। भ्रूणोद्भव से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से जो है वो कुछ एक निश्चित समय के बाद जीव के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, किस किस में होता है, ऐसे लैंगिक जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इन पर हमने जो है कुछ चर्चा की है। और ये अब आप क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, ये जो बुक है ये एनसीईआरटी बुक है। तो इस सभी बच्चों के पास अगर यही बुक है तो आप इसको आसानी से पढ़ें, पूरे लेसन को कंप्लीट पढ़ें, वीडियो के साथ पढ़ें। जब आप वीडियो के साथ बुक को पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका जो है क्लियर होता हुआ चला जाएगा। और फेयर कॉपी पर, जैसे कुछ टीचरों ने वीडियो में लिखा है कि फेयर कॉपी पर आप जो हैं क्वेश्चन भी लिखें। अभी बायो के जो स्टूडेंट हैं वो फेयर कॉपी के बजाय सभी हर लेसन के क्वेश्चन को आप जो हैं सेलेक्ट करके बुक में सेलेक्ट करेंगे, उनको देखेंगे, उन पर निशान लगाएंगे, किंतु अभी आप फेयर कॉपी नहीं बनाएंगे। जैसे ही स्कूल खुलेंगे फेयर कॉपी आपकी बनाई जाएगी। 11 बच्चे बायो के अंदर हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, आवाज़ में दिक्कत आती है, वीडियो को समझने में परेशानी आती है, तो आप जो हैं उसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। किंतु देखने में ये आता है कि किसी भी बच्चे की तरफ से कोई फीडबैक नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं या ध्यान उस पर नहीं दिया जा रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, सुनें, और अगर कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें या फ़ोन से कांटेक्ट करें, किंतु पूछते रहें, जिससे कुछ ना कुछ कोर्स आपका आगे बढ़ाने में हमारा भी ध्यान रहे और हमें ये रहे कि जो हम बच्चों के साथ पास भेज रहे हैं वो बच्चों के समझ में आ रहा है। इसलिए फीडबैक हर वीडियो का देना बेहद ज़रूरी है। बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दें कि फीडबैक हर बच्चे का कमेंट्स होना चाहिए। जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो ग्रुप में जुड़ जाए या हमारे पास अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दे, जिससे हम उस बच्चे को भी ग्रुप में ऐड कर लें। थैंक यू।